एक किंग अपने थ्रोन पर बैठा है, एक भूखी हुई नेशन और एक गलत मुंह जो सब कुछ लिटरली आग में डाल देता है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो चेंज के लिए शुरू हुआ था लेकिन सिर्फ केओस, रिबेलियन और खून खराबे तक लिमिटेड रह गया। एक ऐसी कहानी है जो बड़े सपनों और बड़ी उम्मीदों और बड़ी मिस्टेक्स की है और उनके मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल रख देगा। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मीत शुक्ला। ये है हमारे YouTube चैनल जहाँ पर हम छिपे हुए सच को आपके सामने ला कर रख देते हैं। सो हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करते रहिए। और आगे देखिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है। फ्रांस का 1789 एक डिजास्टर था। देश पूरी तरह से ब्रोक था और लोग भी भूखमरी से मर रहे थे। क्यों? फ्रांस ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, जो ब्रिटेन को वीक करने के लिए तत्पर था, लेकिन इसके लिए उन्होंने 1 बिलियन लाइवर से ज्यादा खर्च किए जो देश को और ज्यादा डेब्ट में डाल गया। इसके साथ किंग लुई द 16 और क्वीन मारिया एंटोनियो का लेविश लाइफस्टाइल, वर्सेलिस के शानदार पैलेस और उनके एक्स्ट्रावेंजेंस ने ट्रेजरी को खत्म कर दिया। चार्ल्स अलेक्जेंडर द कोलोनी, जो कंट्रोलर जनरल थे, एक बोल्ड प्लान लाए, चलो टैक्स सिस्टम रिफॉर्म करते हैं। उन्होंने कहा कि सबको, इवन रिच एरिस्टोक्रेट्स को भी लैंड टैक्स देना चाहिए। फाइनली किंग लुई द 16 ने कुछ करने का सोचा और एक एस्टेट जनरल मीटिंग बुलाई। 1614 के बाद ये पहली मीटिंग थी और ये मीटिंग 5 मई 1789 को वर्सेलिस में बुलाई गई। और इस मीटिंग में फ्रांस सोसाइटी के 3 ग्रुप्स को बुलाया गया, जिसमें फर्स्ट एस्टेट थे क्लर्जीज, सेकंड एस्टेट थे नोबल्स और थर्ड एस्टेट थे कॉमन पीपल। थर्ड एस्टेट देश के पॉपुलेशन के 98% थे, यानी ऑलमोस्ट पूरा देश। लेकिन गैस करो, किंग ने थर्ड एस्टेट को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो मैटर ही नहीं करते। उन्हें उन डिसीजन से एक्सक्लूड कर दिया जो देश के फ्यूचर को रीशेप करते थे। बस यहीं से लुई 16 की बड़ी गलती शुरू हुई। जो ऑलरेडी फ्यूरियस और स्टार्विंग थे, उन्हें इग्नोर करना, ये उनकी एक बड़ी गलती थी। राइट्स कर रहे थे, लूटिंग कर रहे थे और स्ट्राइक्स भी कर रहे थे। क्लर्जी, नोबल्स और थर्ड एस्टेट ग्रुप्स आसपास में वोटिंग के काउंट करने के तरीके पर लड़ रहे थे और ओरिजिनल गोल भूल गए। किंग लुई द 16, जिसने ये मीटिंग बुलाई थी, सिचुएशन पर अपना कंट्रोल खो बैठे। ऑन द 17 जून थर्ड एस्टेट ने फाइनली अलग होने का डिसीजन लिया और खुद को एक नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश की, ये क्लेम करते हुए कि वो पूरे फ्रांस के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 दिन के बाद उन्होंने नजदीक के एक टेनिस कोर्ट में बैठकर एक ओथ ली, जिसका नाम दिया गया टेनिस कोर्ट ओथ। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो तब तक वहां से नहीं उठाएंगे जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। एक हफ्ते के अंदर उनके साथ कुछ क्लर्जी मेंबर्स और 47 नोबल्स भी उनके साथ मिल गए। बाय 27 जून लुई द 16 के पास कुछ और ऑप्शंस नहीं बचे, इसीलिए उन्होंने तीनों ग्रुप्स को एक साथ मिलाकर एक नेशनल असेंबली का डिक्लेरेशन किया कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, चीजें और भी वाइल्ड होने वाली है आगे। वर्सेलिस में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पेरिस में चीजें और भी स्कैरी होती जाती थी। ब्रेड, जो एक बेसिक फूड आइटम है जिसको लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और एंगर के साथ रूमर्स भी फैल रहे थे कि आने वाले दिनों में एक मिलिट्री कूप होने वाला है। पैनिक हर जगह फैल गया था। ऑन जुलाई 14, 1789 को पर्शियंस ने खुद ही एक्शंस लेने का डिसीजन लिया। एक क्राउड ने बेस्टली को स्टॉर्म कर दिया, जो मैसिव प्रिजन फोर्ट्रेस था। लोगों को प्रिजनर्स के साथ कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो बेस्टली था वो किंग की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल था। इसके अंदर वेपन्स, गन पाउडर्स, मशीनरीज, बहुत ज्यादा आइटम्स थी कि जिसने लोगों को हेल्प की आगे आने वाले वॉर्स के लिए। सर स्ट्रीट्स में घुमाया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक रिलेइंग क्राई बन गया, पावर ऑफ द पीपल। आज के टाइम में इसे बैटली डे के नाम से मनाया जाता है।
जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत का सिंबल है। लेकिन पेरिस की केओस कंट्री साइड तक फैल गई थी। पीजेंट्स ने फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट रिबेलियन शुरू कर दिया। ये पीरियड द ग्रैंड फियर ले ग्रांडे पियरो कहलाया। फाइनली 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया, जो सेंचुरीज से चला आ रहा था। हिस्टोरियन जॉर्जेस लेफेब्रे इस मोमेंट को एक नाम दिया, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। अगर आपको लगता है कि बैटले ड्रामेटिक था तो रुको, क्योंकि रिबेलियन और रिवॉल्यूशन अब तो शुरू हुआ है और आगे जाके बहुत बड़ा केओस में बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले स्मैश दैट लाइक बटन। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसे कंटेंट बनाने के लिए, और हमें ड्राइव मिलती है कि हम चीजें ढूंढ के आए आप लोगों के लिए। सो स्मैश दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू तो इसलिए हुई थी कि लोग फेयरनेस मांग रहे थे, ब्रेड, बेसिक राइट्स और रॉयल नॉनसेंस का एंड मांग रहे थे। पर कुछ महीने बाद नेशनल असेंबली हीटेड डिबेट्स में उलझ गई। पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को रीशेप करने की बात हो रही थी। बड़े क्वेश्चंस ये उठ रहे थे कि वोट करने का हक किसको मिलना चाहिए। जो क्लर्जी थे उनको पोप के लिए लॉयल रहना चाहिए या फ्रेंच गवर्नमेंट्स के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि लुई द 16 का कितना पावर बचा रहेगा, स्पेशली जब तक वो जून 1791 को देश छोड़ने की ट्राई करते हैं। फाइनली 3 सितंबर 1791 को फ्रांस ने अपना पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये एक मिडिल ग्राउंड था जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुई। किंग के पास अब भी कुछ पावर्स थे, जैसे वीटो करना और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का। लेकिन चीजें जल्दी डार्क होने वाली थी और वायलेंट बनने वाली थी आगे जाके। मोनार्की खत्म करने के बाद भी ये रिवॉल्यूशन काम नहीं हुआ। रेडिकल्स जैसे मैक्सिमिली कैमली और जॉर्जियस डेंटोनी एक रिपब्लिक देश चाहते थे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें किंग का नाम तक ना हो। इन रेडिकल्स के बीच एक ग्रुप था जैकोबिन्स, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था और डेंजरस भी था। जैकोबिन्स के लीडर रॉबेस्पेरी थे, जो फ्रांस को पूरी तरह से रीशेप करना चाहते थे। उनका मानना ये था कि फियर और फोर्स के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मॉडरेट्स जो पीसफुल रिवॉल्यूशन चाहते थे, वो रेडिकल्स के पेस के साथ मिल नहीं पाए। जैकोबिन्स ने पावर हाथ में ले ली और रॉबेस्पेरी को अपना लीडर बनाया और फ्रांस को एक ब्लडी पीरियड में घुसा दिया। द रेन ऑफ टेरर 1793 से लेकर 1794 तक। सबसे पहले किंग लुई को ट्रीजन के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया। जनवरी 1793 में उन्हें गिलेटिन द्वारा मार दिया गया। क्वीन मारिया को भी सेम ही फेट फेस करना पड़ा। गिलेटिन एक ऐसा एग्जीक्यूशन मशीन है जिसमें एक हैवी ब्लेड होती है, वुडन फ्रेम से लगी हुई, और लोगों के सिर काटने के लिए यूज होती थी। लाइक वो ऊपर लगाई गई होती थी गिलेटिन की ब्लेड, और ये नीचे है ना सर लगा था डायरेक्ट काटने के लिए। आयरोनिकली बात ये थी कि जो मोनार्की थी वो सालों से लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अभी मीन्स नॉट नाउ बट उस टाइम पर उनका भी एग्जीक्यूशन सेम वे से हो रहा था। वो लोग पहले अलग मेथड्स यूज करते थे, लेकिन ये रॉबेस्पेरी ने एक नया मेथड इंप्लीमेंट किया, गिलेटिन, जिससे मोनार्की को खत्म कर दिया उसने। रेन ऑफ टेरर के दौरान जैकोबिन ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए, जैसे फ्यूडल प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन को एडॉप्ट किया, जो फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रॉमिस करता है। लेकिन रियलिटी ये थी कि फ्रांस फियर के अंडर एक डिक्टेटरशिप बन गया था। जैकोबिन्स इतने पैरानॉइड थे कि उन्होंने रिवॉल्यूशन के एनिमीज को मैस एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया। एक साल के अंदर 17,000 लोगों को गिलेटिन से मार दिया गया। नोबल्स, प्रीस्ट और ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक, जो सिर्फ सस्पेक्टेड थे, नॉट प्रूवन, लेकिन उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया इन्होंने। और रॉबेस्पेरी ने इसे इतना ओवर यूज किया कि आगे आने वाले दिनों में उसका बैकफायर हो गया। रॉबेस्पेरी को समझने में देर लग गई इस बात की कि भाई वो बैकफायर हो रहा है ऐसा। रॉबेस्पेरी के लीडरशिप में कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को फ्रांस पर नियर डिक्टेटोरियल कंट्रोल मिल गया था। जॉर्जियस डेंटोनी जो एक की रिवॉल्यूशन लीडर थे और रॉबेस्पेरी के इतने क्लोज एलाय थे, उन्होंने वायलेंस खत्म करने की डिमांड की। लेकिन रॉबेस्पेरी ने उन्हें बैटरी करके एग्जीक्यूट कर दिया। ये एक टिपिंग पॉइंट था रॉबेस्पेरी की पैरानोया और उनका रिवॉल्यूशन प्यूरिफाई करने का ऑब्सेशन।
उनके सपोर्टर के अगेंस्ट कर गया। 27 जुलाई 1794 को रोबेस्पेरी ने एक स्पीच दी जिसमें नेशनल कन्वेंशन के कुछ मेंबर को ट्रीजन के लिए एक्यूज किया, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया। उनकी एक लास्ट मिस्टेक थी, कन्वेंशन ने उनके अगेंस्ट टर्न ले लिया और उसी दिन रोबेस्पेरी को अरेस्ट कर लिया गया। अगले दिन 28 जुलाई 1794 को रोबेस्पेरी को जिलेटिन के द्वारा मार दिया गया। द सेम मशीन जो उन्होंने अपने अपोनेंट्स को साइलेंस करने के लिए यूज की थी। उनकी डेथ सिर्फ रेन ऑफ टेरर का एंड नहीं था, ये रिवॉल्यूशन के लिए एक नए मॉडरेट फेज की शुरुआत थी, जिसको आज के लोग थर्मिडोरियन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन रोबेस्पेरी के जाने के बाद फ्रांस एक मैसिव पावर वैक्यूम के साथ छोड़ दिया गया। इस वैक्यूम को एक ग्रेट यंग मैन ने फील किया। क्या आप जानते हैं कौन? स्टे विथ मी टू फाइंड आउट, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप हमारा हर अपडेट मिस ना करें। तो रेन ऑफ टेरर तो खत्म हो गया, तो रोबेस्पेरी भी चले गए और लगता है फ्रांस अब शांत हो जाएगा, राइट? नहीं, देश अभी भी केओस में था और अगली गलती वो थी जो हिस्ट्री के कोर्स को हमेशा के लिए बदल के रह गया। 22 अगस्त 1795 को नेशनल कन्वेंशन ने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस की जो फ्रांस के फर्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेटर को एस्टेब्लिश करती थी। इसका मतलब था कि 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होने वाले थे। फर्स्ट हाउस था काउंसिल ऑफ 500, ये लोअर हाउस था जिसमें 500 डेलीगेट्स थे जो लॉज प्रपोज और डिबेट करते थे। तो सेकंड हाउस था काउंसिल ऑफ एंशियंट्स, ये अपर हाउस था जिसमें 250 मेंबर्स थे जो लोअर हाउस के प्रपोज्ड लॉज को रिव्यू और अप्रूव रिजेक्ट करते थे। एग्जीक्यूटिव पावर एक 5 मेंबर ग्रुप को दिया गया जो डायरेक्टरी कहलाता था और पार्लियामेंट के द्वारा चूज किया गया था। और पेपर पे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही थी कि ये जो डायरेक्टरी था वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डायरेक्टरी जो था वो वीक था, करप्ट था और इनकेपेबल था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक तरफ रॉयलिस्ट मोनार्की वापस लाना चाहते थे और दूसरी तरफ जैकोबिन्स रेडिकल चेंज के लिए फाइट कर रहे थे। इकोनॉमी तो खत्म ही हो गई थी, लेकिन रेबेलियंस कांस्टेंट थे, लेकिन लोग सिर्फ टायर्ड और एग्जीक्यूटेड हो चुके थे। लेकिन यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रॉयलिस्ट और जैकोबिन्स को दोनों को आर्मी ने शट डाउन किया था। एक आर्मी जो अब एक यंग और ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर के अंडर थी, नेपोलियन बोनापार्ट। 9 नवंबर 1799 को नेपोलियन ने कूप किया। कूप का नाम दिया डे एट द स्टेज। डायरेक्टरी को ओवरथ्रो किया और फ्रांस का कंट्रोल ले लिया। और इसी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो मोनार्की के अगेंस्ट एक फाइट थी, एक एम्परर के रूल के साथ खत्म हो गई। नेपोलियन कोई ऑर्डिनरी रूलर नहीं था, उन्होंने ऑर्डर और स्टेबिलिटी का प्रॉमिस किया और एक वक्त के लिए उन्होंने ये डिलीवर भी किया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उन्होंने रिवॉल्यूशन के आइडियाज को अपहोल्ड नहीं किया। फ्रीडम और इक्वालिटी के ड्रीम्स नेपोलियन के ऑथोरिटेरियन रूल के नीचे दब गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक मोनार्की से एस्केप करने की फाइट थी, लेकिन इसका एंड एक एम्परर के साथ हुआ। ये सालों की अनरेस्ट, ब्रोकन प्रोमिसेस और स्टेबिलिटी का डेस्परेट नीड का रिजल्ट था। लेकिन नेपोलियन का सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी जो यूरोप को रीशेप करने वाला था। और ये कहानी किसी और दिन के लिए रखता है। तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या सीख सकते हैं? हर गलती, चाहे वो स्टार्विंग थर्ड एस्टेट की क्राइसिस को इग्नोर करना हो या रेन ऑफ टेरर को केओस में अनलीश करना हो, सब कुछ काफी महंगा पड़ सकता है। जब रेडिकलिज्म अनचेक छोड़ दिया जाए और ऑर्डिनरी लोगों के स्ट्रगल्स को नजरअंदाज किया जाए तो डिजास्टर सिर्फ फ्रांस में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म तो सेंचुरीज पहले हो गई थी, लेकिन इसकी मिस्टेक्स ने हमें मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन दिया। पर सोचिए, अगर उनकी गलतियों ने हिस्ट्री को शेप किया तो आज हम अपने स्ट्रगल्स के साथ क्या कर रहे हैं? इनइक्वालिटी, अनरेस्ट और फ्रीडम्स के लिए फाइट सिर्फ पास्ट का हिस्सा नहीं है, ये वो बैटल्स है जो हम आज भी लड़ रहे हैं। तो क्या हम हिस्ट्री से सीखेंगे या उसको रिपीट ही करते जाएंगे? और इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे आपके थॉट्स सुनने का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स में बताइए अपने ऑप्शंस, ओपिनियंस और क्वेश्चंस
जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगा ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता है कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। क्या पता आपका दिया गया टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो का सब्जेक्ट भी बन सकता है। और एंड में हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच।